सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। इसका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, अपराध शास्त्र की विभिन्न शाखाएं क्या है, जिसको स्कूल भी बोला जाता है। ठीक है, अब स्कूल किसको कहते हैं, शाखाएं किसको कहते हैं, विचारधारा किसको कहते हैं। किसी अपराध और उनके कारण एवं उनके विचार के संबंध में एक ही विचारधारा के समर्थकों का जो समूह होता है उसको स्कूल बोला जाता है, उसको शाखाएं बोला जाता है। मतलब एक ही विचार पर बहुत सारे व्यक्ति सहमत हैं तो उसको एक विचारधारा का स्कूल बोला जाएगा, शाखा बोला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कई प्रकार के स्कूल हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है पूर्व शास्त्रीय विचारधारा, जिसको प्री क्लासिकल स्कूल भी कहा जाता है। ये सबसे पुरानी विचारधारा है। ठीक है, ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 17वीं और 18वीं सदी के मध्य का कहा जाता है। इसको 2 पॉइंटों में डिवाइड किया गया है। पहला तो है प्रेत शास्त्रीय विचारधारा, दूसरा है स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत पर। प्रेत शास्त्रीय विचारधारा का मतलब क्या है। इस विचारधारा का सूत्रपात ऐसे समय हुआ जब अध्यात्मवादी चिंतन का प्रखरता पर था। मतलब जब क्या है, देवी शक्ति को सर्वोपरि माना जाता था। ठीक है, कहते हैं कि जनसाधारण में ये धारणा थी कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसके जो काम है, उसके कृत्य हैं, उस पर कंट्रोल किसका रहता है, देवी शक्ति का कंट्रोल रहता है। ठीक है, अपराधों के बारे में भी ये धारणा थी। ठीक है, भी व्यक्ति क्राइम क्यों करता है, उनकी मान्यता ये थी व्यक्ति इसलिए क्राइम करता है क्योंकि कोई भूत प्रेत शैतान और असुर आदि, ठीक है, प्रेत आत्मा बुरी शक्तियां किसी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो शक्तियां जो भी काम कराती है उस व्यक्ति को वो करता है। ठीक है, अगर वो क्राइम करने के लिए कहेगी तो वो क्राइम करेगा। ठीक है, मतलब ऐसे भूत प्रेत और शैतान असुर के कंट्रोल में आने के बाद अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उस पर कौन सी विचारधारा लागू होती है, पूर्व शास्त्रीय विचारधारा लागू होती है। क्योंकि पूर्व शास्त्रीय विचारधारा में यह कहा गया है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई क्राइम नहीं करता, उस पर किसी भूत प्रेत मतलब आसुरी शक्ति का कंट्रोल हो जाता है, तभी व्यक्ति क्राइम करता है। इसके समर्थक कौन थे, थॉमस हॉब्स, लॉक, ठीक है, ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, ये इसके समर्थक माने जाते हैं। कहते हैं कि जो ऐसी शक्तियां हैं इनसे मुक्ति पाने के लिए लोग हवन, मंत्र, बलिदान, अग्नि परीक्षा जैसे उपायों का सहारा लेते थे। उस समय जो क्राइम के लिए दंड भी सुनिश्चित नहीं था। दंड को पाप कर्मों का फल या देवी शक्ति का प्रकोप माना जाता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो स्कूल है उसको क्या बोलते हैं, शास्त्रीय विचारधारा, जिसको कहते हैं क्लासिकल स्कूल। ठीक है, इसके जनक कौन थे, बकारिया। ठीक है, और इसके समर्थक कौन थे, ब्लैकस्टोन, बेंथम, रोमिले, रॉबर्ट पील, प्यूर, बैच आदि इसके समर्थक थे। इस विचारधारा का मत क्या था कि क्राइम के करने के पीछे मेन मतलब कारण क्या है। ठीक है, ये इसके समर्थक क्या कहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा, ठीक है, फ्री कंसेंट, इच्छा व्यक्ति की विल। ठीक है, भी कोई भी व्यक्ति काम करता है, कोई क्राइम करता है, उसके पीछे उसकी स्वतंत्र इच्छा होती है। उसको किसी क्राइम में करने में अगर सुख मिलता है तो वो उसकी इच्छा है। ठीक है, उसको बुरे भले से कोई मतलब नहीं होता। अगर उसको किसी क्राइम के अंतर्गत कोई सुख मिलता है तो वो क्राइम करता है। ठीक है, यही इस विचारधारा का मत है। इसको सुखदायी दर्शन भी कहते हैं। सुखदायी दर्शन मतलब उसको सुख की प्राप्ति होती है किसी क्राइम को करने से। ठीक है, फिर कहते हैं कि इस विचारधारा की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहला तो ये है सुखदायी दर्शन, बंदा क्राइम क्यों करता है, क्योंकि उसको सुख मिलता है। ठीक है, चाहे उसकी उस एक्ट की नेचर कुछ भी हो। ठीक है, दूसरा है सुख दुख का निर्धारण करने वाला व्यक्ति, मतलब निर्धारण कौन करता है, स्वयं व्यक्ति करता है, खुद करता है। ठीक है, दूसरा अपराध किसके विरुद्ध होते हैं, पूरी सोसाइटी के विरुद्ध होते हैं।
इसलिए सोसाइटी उससे इफेक्टिव होती है। ठीक है। दंड का मुख्य उद्देश्य क्या, पनिशमेंट क्यों देनी चाहिए? प्रतिशोध नहीं है, प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। निवारण करना मतलब अपराध को करने से रोकना। ठीक है। अपराधों को करने से रोकने के लिए पनिशमेंट कहते हैं होनी चाहिए। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है भी, जो पनिशमेंट है वो निश्चित होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, मतलब एक जैसे केसों में एक जैसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है। जो ट्रायल है, जो केस की सुनवाई का ट्रायल चलता है, वो कहते हैं स्पीडली होना चाहिए। ठीक है। अपराधों का त्वरित मतलब स्पीडली, जल्दी से होना चाहिए। कहते समान नेचर के जो क्राइम है उसके अंदर समान पनिशमेंट, मतलब जैसे अगर क्राइम एक जैसे हैं तो उनमें सजा भी एक जैसी होनी चाहिए। ये कहते हैं कि जो लॉ है वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज ऐसी हो कि उसको कोई व्यक्ति पढ़ सके, समझ सके, और लॉ का कोडिफिकेशन होना चाहिए। कोडिफिकेशन क्या होता है, अगर किसी लॉ को रिटन के अंदर लिख कर कोडिफाई कर दिया जाता है जो सभी जगहों पर एक तरीके से लागू होती है, ठीक है, तो उसको कोडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। जूरी प्रथा एवं मृत्युदंड समाप्त होना चाहिए। कहते जूरी प्रथा है वो खत्म हो और जो डेथ सेंटेंस है वो नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। और जेलों में उपचारात्मक उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्राइम के अकॉर्डिंग ही उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। अब इसकी डीमेरिट क्या है, इसकी आलोचना की गई। ठीक है। इसके अंदर ये कहा गया कि क्राइम को करने के पीछे केवल सुख नहीं होता। ठीक है। कई बार व्यक्ति दुखी एवं निराश होकर भी क्राइम कर बैठता है। क्लियर। फिर दूसरा ये बताया भी, अपराध व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर नहीं करता। अनेक बार परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती हैं कि उसको, उस व्यक्ति को क्राइम करने के लिए मजबूर कर देती है। तीसरी इसकी आलोचना, डीमेरिट ये है भी, समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि पनिशमेंट देते समय हर क्रिमिनल की एज, उसकी मानसिक दशा, उसका कंडक्ट, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका करैक्टर, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्लियर। अब उसके बाद तीसरा जो स्कूल है उसको क्या कहते हैं, नव शास्त्रीय विचारधारा, जिसको क्या कहा जाता है, न्यू क्लासिकल स्कूल। ठीक है। क्लासिकल स्कूल की कमियों को दूर करने के लिए न्यू क्लासिकल स्कूल आया। ठीक है। इसकी मुख्य विचारधारा क्या है, मतलब क्राइम होने के पीछे ये किस कारण को मानते हैं। ठीक है। इसके अंदर ये बताया कि जैसे हम ऊपर देख चुके हैं कि शास्त्रीय विचारधारा के समर्थक समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था के साथ साथ इस बात में विश्वास करते हैं कि मनुष्य वही कार्य करता है जिसमें उसको ज्यादा सुख मिलता है। ठीक है। शास्त्रीय विचारधाराओं के समर्थकों की ये बात अनेक अपराध शास्त्रियों के गले नहीं उतरी। इसी के रिजल्ट स्वरूप क्या आया, न्यू क्लासिकल स्कूल आया। ठीक है। इसके समर्थक कौन है, रोजी, ठीक है, गेराल्ड, जोली आदि इसके प्रमुख समर्थक हैं। अब इस विचारधारा का क्या कहना है, पहला तो ये कि क्राइम को करने के पीछे केवल व्यक्ति की इच्छा या सुख नहीं होता, कई बार क्या होता है, विवशता, ये व्यक्ति जो है मजबूरी में क्राइम करता है। इसमें दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बता रखा है कि क्राइम को करने के पीछे व्यक्तिगत विषमताएं भी होती हैं। विषमताएं क्या होती हैं कि जैसे कि किसी व्यक्ति की फिजिकल स्थिति कैसी, ठीक है, क्रिमिनल अलग से कहते पहचाने जाते हैं। ठीक है। उनकी मन की दशा, तो ये सारी चीजें भी आती हैं। तीसरा इसमें यह कहा गया है कि सभी समान अपराधों के लिए समान पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मान लो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, रोज चोरी करता है, और एक व्यक्ति ने परिस्थितियों में आकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी तो जिसके कारण उसने चोरी कर ली, क्या दोनों को एक जैसी सजा होनी चाहिए? तो ये कहते हैं कि समान अपराधों में, सेम क्राइम में
सेम नेचर के क्राइम में एक जैसी सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए पहले ये देखो भी इनके पीछे कारण क्या थे, परिस्थितियां क्या थी सर्कमस्टेंस। ठीक है, और क्रिमिनल की एज क्या है, ठीक है, उसका करैक्टर, ठीक है, उसकी मन की दशा, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद ये कहा कि प्रथम बार जो पहली बार क्राइम करे, ठीक है, उसको हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह पुनिश नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर उससे अगला ये बताया कि दंड की मात्रा, पुनिशमेंट कितनी होनी चाहिए, सजा कितनी होनी चाहिए, उसको कौन डिसाइड करेगा, कहते जज को करना चाहिए। ठीक है, जज को हर फैसले में, हर उस केस की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही सजा देनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये बताया कि अपराधियों को सुधरने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जैसे कि प्रोल है, प्रोबेशन है, ठीक है, इनका लाभ क्रिमिनल को देना चाहिए। उसके बाद ये बताया कि दंड देते समय परिस्थितियों, सर्कमस्टेंसेस पर भी ध्यान देना चाहिए भी, किसी व्यक्ति ने क्राइम क्यों किया, उसकी परिस्थितियां कैसी है। ठीक है, उसके बाद ये बताया कि किसी मामले की विचारण में, उसके ट्रायल में क्या जूरी सदस्यों की सहायता ली जानी चाहिए, क्लियर, उनकी राय ली जानी चाहिए। तो ये इस प्रकार न्यू क्लासिकल स्कूल था, उसकी ये विशेषताएं थी, उनका ये मत था। ठीक है, उसके बाद आ गया पारूपवादी विचारधारा। ठीक है, जिसको टिपोलॉजिकल स्कूल भी कहा जाता है। टाइपोलॉजिकल स्कूल मतलब पारूप मतलब व्यक्ति, ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति की बनावट ऐसी होती है, उसकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि व्यक्ति अपराध करता है, कि अपराध करने के पीछे कारण क्या है। ठीक है, अपराधों का कारण केवल सुखदायी दर्शन नहीं होकर अपराधी की व्यक्तिगत विषमताएं, अर्थात शारीरिक, उसकी बॉडी की रचना, मानसिक दशा भी है। इसके अनुसार अपराधी व्यक्तियों की शारीरिक बनावट और मानसिक दशा अन्य व्यक्तियों से भिन्न होती है। ठीक है, इस भिन्नता के कारण ही वो अलग से पहचाने जाते हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति क्राइम करते हैं, मतलब उनकी शारीरिक बॉडी की बनावट ऐसी होती है। जैसे कि इन्होंने कहा भी अपराधी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जन्मजात, जो जन्म से ही क्रिमिनल होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। एक मनोविकृत, उनका मन ऐसा होता है तो वो क्राइम करते हैं। एक क्रिमिनाइड्स होते हैं, जो आदतन होते हैं, जिनको सुख मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये बताया जो क्रिमिनल होता है वो क्या होता है, आत्म शलांगी होता है, ढींगे हाँकने वाला, उसका जो व्यवहार होता है दूसरों के प्रति अभद्र होता है। ठीक है, और वो उनके शरीर पर कुछ निशान भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताया उनकी शारीरिक बनावट अजीब सी होती है, जैसे बड़ी खोपड़ी, गुंबलदार, गुंबज की तरह, गोल, जबड़ा चौड़ा, ठीक है, लंबा बड़ा हुआ, कान लंबे मोटे, नाक सपाट चौड़ी आदि। तो ये इनकी बॉडी की बनावट के प्रति कहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो क्राइम करते हैं। ठीक है, उसके बाद गैरेफोलो के अनुसार अपराधी 4 प्रकार के होते हैं। एक हत्यारे, एक हिंसक, एक न्यायिक भावना विहीन अपराधी, एक कामोत्तर अपराधी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल है 5 नंबर पर, उसको कहते हैं समाज शास्त्रीय विचारधारा। ठीक है, सोशियोलॉजिकल स्कूल। इसके अंदर ये कहा गया कि इस विचारधारा के समर्थक अपराध का मुख्य कारण अर्थभाव और निर्दयता और आर्थिक विषमता को मानते हैं। कहने का मतलब ये इसके पीछे क्या है, सोसाइटी के अंतर्गत जो चीजें पाई जाती हैं वो अपराध करने का कारण है। मतलब जरूरी नहीं कोई व्यक्ति अपने सुख के लिए क्राइम करे, किसी के पास पैसे की कमी, गरीबी, ठीक है, जैसे अमीर गरीब है, दोनों के बीच में खाई है जो गहरी होती जा रही है। ठीक है, ये विकराल रूप लेती है, फिर संघर्ष होता है 2 वर्गों के बीच में, और व्यक्ति अपराध कार्य करने और प्रवृत्त हो जाता है, मतलब क्राइम करने की ओर हो जाता है। ये मुख्य कारण किसको मानते हैं, पहला तो है अर्थव्यवस्था,
भाई पैसे की कमी, इससे अपराधों का सीधा संबंध है। ठीक है, पैसों की कमी के कारण अपराध किए जाते हैं। दूसरा है वर्ग संघर्षता, मतलब जो सोसाइटी है वो दो वर्गों में बटी हुई, अमीर और गरीब, इनके बीच में संघर्ष होता है जिनके कारण अपराध होते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं, लोभ, स्वार्थ भी कहते क्राइम को जन्म देती है। ठीक है, बंदा लालच में आकर क्राइम कर जाता है। बेकारी, बेरोजगारी, आवारापन, ये सारे क्या है, ये भी क्राइम के कारण है। आर्थिक तंगी के कारण शराब पीना या वेश्यावृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये सोसाइटी के अंदर जो कारण पाए जाते हैं, सामाजिक विषमता, उनको ही अपराधों के पीछे कारण मानते हैं। कौन मानते हैं? समाजशास्त्रीय विचारधारा के समर्थक। ठीक है, अब उसके बाद आ गया 6 नंबर पर वातावरणीय विचारधारा, जिसको ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल स्कूल भी कहा जाता है। ये कहते हैं कि क्राइम करने के पीछे व्यक्ति का जो वातावरण है, ठीक है, जो बाहरी वातावरण है वो भी कारण है। जैसे जलवायु है, प्रकृति साधन है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इनके अकॉर्डिंग व्यक्ति क्राइम, भी जो वातावरण है वो क्राइम को कैसे इफेक्ट करता है। मतलब वातावरण, जो विचारधारा है, वातावरणीय विचारधारा है, उन्होंने क्या माना है, जो व्यक्ति के आसपास का वातावरण है उनके कारण भी क्राइम होता है। जैसे कि एक जैसे सामाजिक वातावरण में अपराध कम होते हैं। अनुकूल, अनुकूल मतलब जहां सारे साधन हैं। ठीक है, जबकि प्रतिकूल सामाजिक वातावरण में, प्रतिकूल जहां कोई कुछ ना कुछ कमी है, वहां अधिक क्राइम होंगे। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया भी गर्मियों में क्राइम ज्यादा होते हैं। किसके विरुद्ध? बॉडी के विरुद्ध। और सर्दियों में क्राइम प्रॉपर्टी के विरुद्ध ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये भी वातावरण है। ठीक है, उसके बाद अत्यधिक जनसंख्या, जहां भीड़ ज्यादा होगी, लोग ज्यादा रहेंगे, वहां अपराध, क्राइम ज्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया जहां जो जमीन है, खेती है, जहां कम होती है, जमीन उपजाऊ नहीं है, बंजर है, अच्छी नहीं है, ठीक है, वहां क्राइम ज्यादा होगा। जहां जमीन अच्छी है, फसलें अच्छी होती है, वहां क्राइम कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया भी जहां वर्षा अनुकूल है, अनुकूल मतलब जहां साधारण तौर पर वर्षा होती है, वहां कहते हैं क्राइम कम होता है। जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, वहां क्राइम अधिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जहां पर नेचर के जो साधन हैं, स्रोत हैं, जैसे पानी है, अच्छी वायु है या अच्छी जमीन है, जहां पर भरपूर मात्रा है, वहां क्राइम कम होंगे। जहां पर इसकी कमी है, वहां अपराध, क्राइम ज्यादा होंगे। फिर उन्होंने ये बताया कि भूमध्य रेखा के पास क्राइम ज्यादा होते हैं, जबकि कर्क और मकर रेखा के पास क्राइम कम होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो समतल सपाट भूमि है, ठीक है, सीधी है, समतल है, वहां कहते क्राइम कम होते हैं। और जहां पहाड़ियां हैं, घने जंगल है, वहां कहते हैं अपराध ज्यादा होते हैं। उसके बाद आ गया 7th पॉइंट, जिसको कहते हैं मल्टी फैक्टर स्कूल। मल्टी फैक्टर स्कूल मतलब ये क्राइम के पीछे किसी एक कारण को नहीं मानते। जितने भी अपने कारण पड़े हैं, जितने भी अपने विचारधाराएं पड़ी हैं, ये सबको मानते हैं। भाई क्राइम के पीछे कोई एक कारण नहीं हो सकता। व्यक्ति की मन की दशा भी हो सकती है, उसकी इच्छा भी हो सकती है, उसकी परिस्थितियां भी हो सकती है, ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? मल्टी फैक्टर स्कूल। इस प्रकार अपने 7 प्रकार के स्कूल के बारे में पढ़ा कि क्राइम होने के पीछे क्या कारण है, ठीक है। इन कारणों के बारे में अलग अलग स्कूलों का मत अलग है, विचारधाराओं का मत अलग है। पहले थी 1 नंबर पर थी पूर्व शास्त्रीय विचारधारा, प्री क्लासिकल स्कूल। इसमें प्रेत शास्त्र मतलब भूत को, प्रेत को, शैतान को माना गया। कहा गया कि इनके प्रेशर के अंदर आके, ठीक है, इनके कंट्रोल के अंदर आके, ठीक है, इनके वश में आके कोई बंदा क्राइम करता है। दूसरा था क्लासिकल स्कूल, शास्त्रीय विचारधारा, ठीक है। इसके अंदर ये माना कि व्यक्ति क्राइम क्यों करता है, क्योंकि उसकी इच्छा होती है।
उसको सुख मिलता है, ठीक है, उसको खुशी होती है, ठीक है। तीसरा ये बताया गया, तीसरा जो है स्कूल न्यू क्लासिकल स्कूल है, नवशास्त्रीय विचारधारा है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया भी परिस्थितियों के बारे में, जरूरी नहीं उसको सुख मिलता हो किसी व्यक्ति को क्राइम करने के लिए, ठीक है। मतलब क्राइम करने के पीछे जो कारण है केवल सुख और उसकी इच्छा नहीं है, परिस्थितियां भी होती हैं, विषमताएं भी होती है, ठीक है, बॉडी की बनावट भी होती है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें बताएगी। उसके बाद आ गया पारूवादी विचारधारा, ठीक है। इसके अंदर ये बताया गया भी व्यक्ति की जो बनावट होती है शरीर की, वो भी कारण होती है अपराध करने के पीछे। जैसे कि जो अपराधी होते हैं वो अभद्र व्यवहार करने वाले, ठीक है, जिनकी खोपड़ी बड़ी होती है, गोल होती है, गुंबज तरीके की होती है, जबड़ा नीचे की ओर लंबा बड़ा हुआ, कान लंबे मोटे, नाक बड़ी, सपाट चौड़ी, ठीक है। तो उसके बाद बताया गया समाजशास्त्रीय विचारधारा, ठीक है। इसमें किसको माना गया, सोसाइटी के अंतर्गत जो कारण है, जैसे कि निर्धनता, गरीबी, ठीक है, बेरोजगारी, ठीक है, लालच, ठीक है, ये सारे कारण भी क्राइम के पीछे करने के होते हैं, ठीक है। ये सारे कारण भी क्राइम को करने के लिए जिम्मेवार हैं। उसके बाद 6 नंबर पर बताया वातावरणीय विचारधारा, ठीक है। भाई व्यक्ति के आसपास जो वातावरण है वो भी व्यक्ति को प्रभावित करता है, जिसके कारण व्यक्ति क्राइम करता है। जैसे कि गर्मी में क्राइम कहते ज्यादा होते हैं, शरीर के विरुद्ध, बॉडी के विरुद्ध, सर्दियों में प्रॉपर्टी के विरुद्ध ज्यादा होते हैं। जहाँ ज्यादा वर्षा होती है या ज्यादा गर्मी पड़ती है या भूमि उपजाऊ कम है, ठीक है, तो वहाँ क्राइम ज्यादा होते हैं। जहाँ भूमि उपजाऊ है, फसल अच्छी होती है, पानी ठीक मात्रा में है, ज्यादा बारिश नहीं होती, ठीक है, सारे सोर्स प्रकृति के साधन जो है वो पूरे हैं, वहां कहते क्राइम कम होता है। उसके बाद 7 नंबर पर है मल्टी फैक्टर स्कूल। इसके अंदर ये माना गया ये क्राइम को करने के पीछे एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। मतलब इसके अंदर ये माना गया भी व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है, उसकी परिस्थितियां भी हो सकती है, सोसाइटी के अंदर जो कारण होते हैं, गरीबी, ठीक है, बेरोजगारी, लालच, ये भी हो सकता है, ठीक है, वातावरण भी हो सकता है व्यक्ति को। मतलब जिसके अंदर सारे कारण आते हैं वो क्या है, मल्टी फैक्टर स्कूल, ठीक है। इस प्रकार जो विचारधाराओं का ये क्वेश्चन है, स्कूल का क्वेश्चन है, ये पूरा होता है।